क्या एक ऐसी फैमिली हो सकती है जिसका इन्फ्लुएंस 200 साल से ज्यादा तक ग्लोबल फाइनेंस पर रहा हो? एक फैमिली जो जर्मनी की एक छोटी सी गली से शुरू हुई और कुछ ही डिकेड्स में यूरोप के किंग्स, एम्परर्स और गवर्नमेंट को लोन देने लगी हो। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ट्रेनी टॉक्स। मैं हूं वकार, आप सभी का यार। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये फैमिली दुनिया का पैसा कंट्रोल करती है। दूसरे लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक सक्सेसफुल बैंकिंग फैमिली थी। पर सच क्या है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री की सबसे फेमस फाइनेंशियल डायनेस्टी की, दैट इज रॉथस्चाइल्ड फैमिली। उनका राइज कैसे हुआ, उन्होंने दुनिया के फाइनेंस सिस्टम को कैसे शेप किया और आज के टाइम में उनका इन्फ्लुएंस कितना है, ये हम आज के वीडियो में जानेंगे। क्या आप जानते 18th सेंचुरी में लाइफ आज से बिल्कुल अलग थी। यूरोप में मोनार्कीज रूल करते थे, वॉर्स कॉमन थे और मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम बस अभी डेवलप ही हो रहा था। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट सिटी में एक जगह थी, जुडेनगासे। ये एक ज्यूइश क्वार्टर था जहां ज्यूइश कम्युनिटीज को रहने के लिए रिस्ट्रिक्ट किया गया था। इसी जगह पर 1744 में पैदा हुआ एक शख्स जिसका नाम था मेयर आर्मस्ट्रांग रॉथस्चाइल्ड। उनका फैमिली बिजनेस था कॉइन्स और एंटिक्स ट्रेड करना। उस टाइम ज्यूइश लोगों के लिए प्रोफेशंस लिमिटेड होते थे, इसलिए काफी लोग मनी ट्रेडिंग और फाइनेंस में एंटर कर गए। कहा जाता है कि मेयर आर्मस्ट्रांग काफी इंटेलिजेंट और एम्बिशियस थे। उन्हें काफी अर्ली एज में समझ आ गया था कि असली पावर का रियल सोर्स क्या होता है, और वो तो हम सभी जानते हैं, दैट इज मनी। धीरे धीरे उन्होंने वेल्दी एरिस्टोक्रेट्स के साथ बिजनेस रिलेशनशिप्स बिल्ड करने शुरू कर दिए। उनका बिगेस्ट ब्रेक थ्रू तब आया जब उन्होंने प्रिंस विलियम के साथ फाइनेंशियल एजेंट का काम शुरू किया। हिस्ट्री में कहा जाता है कि प्रिंस विलियम उस वक्त के यूरोप का सबसे रिच में से एक शख्स था। रॉथस्चाइल्ड पैसा मैनेज करने में काफी एक्सपर्ट थे और फाइनेंस में लार्ज स्केल सिस्टम का एक्सपीरियंस दिन ब दिन उनका बढ़ता गया। लेकिन उनका सबसे ब्रिलियंट डिसीजन अभी आना बाकी था। मेयर आर्मस्ट्रांग रॉथस्चाइल्ड के 5 बेटे थे। अक्सर कहा जाता है कि फैमिली बिजनेस एक जगह से चलाई जाती है, लेकिन मेयर आर्मस्ट्रांग ने एक रिवॉल्यूशनरी स्ट्रेटेजी बनाई। किसी ने सोचा नहीं होगा कि उन्होंने अपने हर बेटे को यूरोप के अलग अलग फाइनेंशियल सेंटर में भेज दिया। उन्होंने अपने बेटों को फ्रैंकफर्ट, लंदन, पेरिस, वियना और नेपल्स जैसे जगहों पर भेजा, और इसी तरह रॉथस्चाइल्ड बैंकिंग हाउस यूरोप का सबसे इम्पोर्टेंट सिटीज में एस्टैब्लिश होने लगे। उनके बेटों में सबसे फेमस जो था वो था नेथन मेयर रॉथस्चाइल्ड, जो लंदन गए। इस सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज था स्पीड। आज के टाइम में ईमेल है, इंटरनेट है और इंस्टेंट कम्युनिकेशन सिस्टम है, लेकिन सोच कर देखो 1800s में न्यूज ट्रैवल करने में वीक्स लगते थे। रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने अपना प्राइवेट कोरियर नेटवर्क तक बनाया था। उनके मैसेंजर्स और शिप्स यूरोप भर में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को लेकर ट्रांसफर करते थे। इसी वजह से रॉथस्चाइल्ड बैंक्स को मार्केट न्यूज और पॉलिटिकल अपडेट्स हर वक्त मिलते रहते थे। और आप तो जानते होंगे कि फाइनेंस में सबसे बड़ा पावर इंफॉर्मेशन होता है। 1800s के अर्ली ईयर में यूरोप एक ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहा था, एंड दैट इज द वॉर पीरियड। इस वॉर का लीडर था नेपोलियन बोनापार्ट। उस समय नेपोलियन की आर्मीज यूरोप के लार्ज पार्ट को रूल कर रही थी। हिस्ट्री में कहा जाता है कि वॉर का मतलब होता है ह्यूज एक्सपेंस, जिस एक्सपेंस में आता है आर्मी को सैलरी देना, वेपन्स प्रोवाइड करना, फूड सप्लाई चाहिए और साथ ही लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करना। उस समय गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं था कि ये सब कुछ वो फंड कर सके, इसलिए उन्हें प्राइवेट बैंकर्स की जरूरत पड़ी। और इस दौरान आता है रॉथस्चाइल्ड का नेटवर्क सिस्टम, जो कि उनके लिए काफी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट बन गया। रॉथस्चाइल्ड बैंक्स ने गवर्नमेंट के लिए लोन लेना अरेंज किया, साथ ही उन्होंने गोल्ड ट्रांसफर किए और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मैनेज किए। वैसे तो ये काम बहुत ही रिस्की था, क्योंकि गोल्ड को वॉर जोन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था, लेकिन रॉथस्चाइल्ड नेटवर्क इस काम के लिए काफी एफिशिएंट साबित हुआ। नेपोलियनिक वॉर्स के एंड तक उनकी रेपुटेशन इंटायर यूरोप में एक मास्टर पावरफुल बैंकर के रूप में उभर कर सामने आया। रॉथस्चाइल्ड फैमिली के साथ जुड़ी सबसे फेमस स्टोरी है बैटल ऑफ वाटरलू की। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग लंदन में नेथन रॉथस्चाइल्ड को न्यूज मिल गई थी कि नेपोलियन डिफीट हो चुका है, और सपोजली उन्होंने लंदन स्टॉक मार्केट में एक क्लेवर स्ट्रेटेजी को यूज किया। स्टोरी के मुताबिक उन्होंने गवर्नमेंट बॉन्ड्स सेल करना शुरू किया। 1800s में रॉथस्चाइल्ड बैंकिंग हाउस यूरोप का सबसे इन्फ्लुएंशियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बन गए। उन्होंने कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स फाइनेंस किए, जैसे कि रेलवेज, माइनिंग प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आप तो जानते ही होंगे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम रेलवेज का काफी ह्यूज रोल रहा है।
और इन प्रोजेक्ट्स को फंड करने में रॉथस्चाइल्ड बैंक्स इन्वॉल्व रहा। इस टाइम पर यूरोप के मल्टीपल गवर्नमेंट्स उनसे लोन्स और फाइनेंशियल एडवाइस लेते थे। रॉथस्चाइल्ड का इन्फ्लुएंस ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और इटली तक रहा। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि 19th सेंचुरी में रॉथस्चाइल्ड फैमिली दुनिया की रिचेस्ट फैमिली बन चुकी थी। लेकिन आप तो जानते होंगे कि पावर के साथ ही साथ कंट्रोवर्सी भी लाइफ में आती है। लोगों को लगने लगा कि प्राइवेट बैंकर्स गवर्नमेंट पर ज्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं और यहीं से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का फेज स्टार्ट हुआ। रॉथस्चाइल्ड नाम के अराउंड कई सारे थ्योरीज डेवलप होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि फैमिली सीक्रेटली सेंट्रल बैंक्स को कंट्रोल करती है। वहाँ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वॉर्स फाइनेंस करके प्रॉफिट कमाया गया है इस फैमिली के द्वारा। और कुछ थ्योरीज तो ये भी है कि क्लेम ऐसा है कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम बिल्कुल रॉथस्चाइल्ड फैमिली के ही कंट्रोल में है। लेकिन मॉडर्न हिस्टोरियंस और इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये क्लेम्स लार्जली एग्जैजरेटेड है कहीं न कहीं। वैसे तो ये सच है कि 19th सेंचुरी में रॉथस्चाइल्ड काफी पावरफुल थे फाइनेंस के मामले में। लेकिन आज का फाइनेंशियल सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डिसेंट्रलाइज्ड है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज के दौर में $1 ट्रिलियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं और नाम सिर्फ एक नहीं आता। रॉथस्चाइल्ड के साथ साथ वहाँ ब्लैक रॉक है, जेपी मॉर्गन चेस है और साथ ही गोल्डमैन सैच है। ये इंस्टीट्यूशंस ग्लोबल फाइनेंस में मैसिव रोल प्ले करते हैं। इसलिए हिस्टोरियंस कहते हैं कि एक सिंगल फैमिली का पूरा ग्लोबल इकोनॉमी कंट्रोल करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगता। 20th सेंचुरी में दुनिया ड्रास्टिकली चेंज होने लगी और कई सारे इवेंट्स सामने आए, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1, ग्रेट डिप्रेशन और साथ ही वर्ल्ड वॉर 2। इन सारे इवेंट्स ने ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया और साथ ही गवर्नमेंट रेगुलेशन बढ़ चुका था और मॉडर्न इन्वेस्टमेंट बैंक्स राइज होने लगे। हिस्ट्री के मुताबिक वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजी जर्मनी ने ज्यूइश कम्युनिटीज को डायरेक्टली टारगेट किया। इसी वजह से कई रॉथस्चाइल्ड फैमिली मेंबर्स को यूरोप छोड़कर जाना पड़ा। उनकी कई सारी प्रॉपर्टीज और बिजनेसेस भी कॉन्फिस्केट कर ली गई, पर फिर भी फैमिली मेंबर ने अपने फाइनेंशियल ऑपरेशंस को कहीं न कहीं सरवाइव कर लिया। आज के टाइम में रॉथस्चाइल्ड फैमिली का मेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है रॉथस्चाइल्ड एंड को। ये कंपनी प्राइमरीली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट और एसेट मैनेजमेंट का काम करती है। ग्लोबल लेवल पर रॉथस्चाइल्ड इकोसिस्टम मल्टीपल फाइनेंशियल एंटिटीज के थ्रू ऑपरेट करता है। 2025 के डेटा के मुताबिक रॉथस्चाइल्ड एंड को नियरली 47 बिलियन पाउंड यानी कि अप्रोक्सीमेटली 4.2 लाख करोड़ का एसेट को कंट्रोल करती है। ये फंड मेनली इन्वेस्ट करते हैं फिक्स्ड इनकम बॉन्ड्स में, ग्लोबल इक्विटीज में, थीमेटिक फंड्स में और साथ ही एनर्जी एंड माइनिंग स्टॉक्स में और आज के डेट में ब्लॉकचेन और टेक्नोलॉजी फंड्स में भी। उनका एक पॉपुलर फंड है आर्को वेलर, जो कि अकेली ही 10 बिलियन पाउंड क्रॉस कर चुका है। इसका मतलब है कि रॉथस्चाइल्ड फंड थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज के स्टॉक्स इनडायरेक्टली ही होल्ड करता है। दूसरी मेजर एंटिटी है एडमंड डी रॉथस्चाइल्ड ग्रुप। 2024 से 25 के डेटा के अकॉर्डिंग इसका वैल्यूएशन 1.84 बिलियन CHF है, जिसको अगर हम डॉलर में कन्वर्ट करें तो $205 बिलियन का एसेट होता है। और 2025 में उनके एसेट मैनेजमेंट बिजनेस ने तकरीबन 5.4 बिलियन यूरो नेट इनफ्लो अट्रैक्ट किया है। यह डिवीजन मेनली काम करता है अल्ट्रा रिच फैमिलीज के वेल्थ मैनेजमेंट में, प्राइवेट इक्विटी फंड्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में, रियल एस्टेट पे, एग्रीकल्चर में और साथ ही एनर्जी प्रोजेक्ट्स में। दूसरी तरफ रॉथस्चाइल्ड का सबसे पावरफुल सेगमेंट है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एडवाइजरी। मतलब जब $1 बिलियन कंपनीज मर्ज होती है तो ये सेल भी होते होंगे और रॉथस्चाइल्ड उनके डील्स के स्ट्रक्चर को अप्रूव करता है। आप एक एग्जांपल देखो हेल्थ केयर रियल एस्टेट में, जहां पे तकरीबन 700 मिलियन पाउंड का डील एडवाइजरी थ्रू रॉथस्चाइल्ड के ही बनते हैं। इस सेक्टर में उनकी रेपुटेशन ग्लोबल लेवल पर स्ट्रॉन्ग है। रॉथस्चाइल्ड फंड्स और वेल्थ मैनेजमेंट पोर्टफोलियोज ग्लोबल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप एग्जांपल देखो तो अमेरिकन एक्सप्रेस वहां 15% पोर्टफोलियो एलोकेशन है, साथ ही मास्टर कार्ड में 13% के अप्रॉक्स, देन बुकिंग होल्डिंग्स में 12% के अप्रॉक्स और बर्कशायर हैथवे में 12% और साथ ही डेयर कंपनी तो सुना होगा उसमें भी 9% है। इसका मतलब है रॉथस्चाइल्ड फंड्स फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, ट्रैवल और एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्सपोजर रखते हैं। रिसेंट न्यूज के अकॉर्डिंग रॉथस्चाइल्ड लिंक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट दैट इज RIT कैपिटल पार्टनर्स ने SpaceX में भी इन्वेस्टमेंट किया था। इसका वैल्यूएशन लगभग 31 मिलियन पाउंड से बढ़कर 102 मिलियन तक चला गया। ये ट्रस्ट AI कंपनी एंथ्रोपिक और फिनटेक प्लेटफॉर्म्स में भी इन्वेस्ट करता है। मतलब अगर आप देखो तो मॉडर्न रॉथस्चाइल्ड इकोसिस्टम AI, टेक्नोलॉजी और स्पेस सेक्टर में भी एंटर कर चुका है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है, जब रॉथस्चाइल्ड फैमिली और उनकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किसी कंट्री में काम करती है तो उस देश का रियल में कितना फायदा या नुकसान होता है? इसको समझने के लिए हमें हिस्ट्री के कुछ रियल एग्जांपल्स देखने पड़ेंगे। 19th सेंचुरी में यूरोप का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था रेलवेज का एक्सपेंशन, और उस वक्त गवर्नमेंट के पास इतना कैपिटल नहीं था कि खुद से इतना बड़ा प्रोजेक्ट वो फाइनेंस कर सके।
यहीं पर रॉथशाइल्ड बैंकिंग हाउसेज आए। रॉथशाइल्ड बैंक ने फ्रांस, ऑस्ट्रिया और जर्मनी में रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए लोन्स और इन्वेस्टमेंट अरेंज किए। एग्जाम्पल के लिए फ्रांस में रेलवे एक्सपेंशन के लिए जेम्स मेयर द रॉथशाइल्ड की बैंकिंग हाउस इन्वॉल्व थी। वेल, इसका रिजल्ट क्या हुआ? रेलवेज ने ट्रेड को फास्ट बना दिया और साथ ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को स्पीड मिला। सिटीज और पोर्ट्स कनेक्ट हो गए। इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग रेलवेज ने 19th सेंचुरी यूरोप की जीडीपी ग्रोथ को सिग्निफिकेंटली बूस्ट कर दिया। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से कंट्रीज को डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता गया। नेपोलियनिक वॉर्स के टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को ह्यूज फंड्स चाहिए थे। उस वक्त लंदन ब्रांच जो नेथन मेयर रॉथशाइल्ड हैंडल कर रहे थे, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट बॉन्ड्स सेल करने में हेल्प किए। इसकी हेल्प से गवर्नमेंट ने इन्वेस्टर्स से पैसे रेज करने में हेल्प लिया और वॉर को फाइनेंस किया। वेल, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या थे? ब्रिटेन ने वॉर जीता और यूरोप में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फाइनली आ गई। लेकिन इसके नेगेटिव साइड भी थे। वॉर के बाद गवर्नमेंट हाईली डेट पर चला गया और टैक्स पेयर्स को डेकेड्स तक उस डेट का रिपे करना पड़ा। मतलब साफ था, शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिला लेकिन लॉन्ग टर्म बर्डन के साथ। दूसरी तरफ एक कंट्रोवर्शियल एग्जांपल ऑटोमन एम्पायर का है। 19th सेंचुरी के एंड तक ऑटोमन गवर्नमेंट को लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर और वॉर एक्सपेंसेस के लिए लोन्स की जरूरत पड़ गई। मल्टीपल यूरोपियन बैंक्स, जिसमें रॉथशाइल्ड नेटवर्क भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था, उन्होंने लोन प्रोवाइड किया। लेकिन प्रॉब्लम यह हुई कि ऑटोमन एम्पायर के रेवेन्यूज काफी कमजोर थे, जिसके कारण डेट रिपे करना मुश्किल हो गया। एज अ रिजल्ट यूरोपियन क्रेडिटर्स को ऑटोमन टैक्स रेवेन्यूज और कस्टम्स पर कंट्रोल मिल गया। इस सिचुएशन को हिस्टोरियंस डेट डिपेंडेंसी के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। वैसे तो ये एग्जांपल क्रिटिक्स के लिए एक आर्गुमेंट बन गया कि इंटरनेशनल फाइनेंस कभी-कभी कंट्रीज को डेट प्रेशर में डाल भी सकता है। आज के टाइम में रॉथशाइल्ड बैंक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को लोन्स नहीं देते, जैसे कि 1800s में वो होता था। अब उनका रोल मेनली एडवाइजरी का होता है। उनकी कंपनी रॉथशाइल्ड एंड को लार्ज कॉर्पोरेट डील्स और गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन प्रोजेक्ट्स में एडवाइजरी सर्विसेज देती है। यूरोप में एनर्जी और टेलीकॉम सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन डील में रॉथशाइल्ड एडवाइजरी रोल में रहता है। वेल, इसका बेनिफिट क्या होता है? इससे कंट्रीज को ग्लोबल इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं और साथ ही लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए कैपिटल भी मिल जाता है। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन कभी-कभी पब्लिक एसेट्स को प्राइवेट इन्वेस्टर्स के कंट्रोल में डाल देता है। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया आज दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमिक्स में से एक है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग रैपिडली इंडिया में बढ़ रहा है। गवर्नमेंट रोड्स, रेलवेज, रिन्यूएबल एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग में $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा है। इसी वजह से ग्लोबल एडवाइजरी फर्म्स इंडिया को ह्यूज अपॉर्चुनिटी के रूप में आज देख रहे हैं। रॉथशाइल्ड इंडिया में मेनली 3 सेक्टर में इंटरेस्ट रख सकता है: इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, रिन्यूएबल एनर्जी डील्स और कॉर्पोरेट मर्जर्स एंड एक्विजिशन। इंडिया का मर्जर एंड एक्विजिशन मार्केट ऑलरेडी रैपिडली ग्रो कर रहा है और साथ ही लार्ज कंपनीज इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये एनवायरनमेंट इन्वेस्टमेंट बैंक्स के लिए अट्रैक्टिव होता जा रहा है। अगर रॉथशाइल्ड जैसी ग्लोबल एडवाइजरी फर्म इंडिया में एक्टिव होती है तो कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं। रॉथशाइल्ड ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इंडियन प्रोजेक्ट्स के साथ कनेक्ट कर सकता है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप्स को फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिल सकते हैं। लार्ज मर्जर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डील्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। ग्लोबल एडवाइजरी फर्म्स के पास डिकेड्स का एक्सपीरियंस होता है। इस एक्सपर्टीज से इंडियन कंपनीज को इंटरनेशनल एक्सपेंशन में हेल्प मिल सकती है। जब लार्ज इंटरनेशनल बैंक्स और एडवाइजरी किसी कंट्री में एक्टिव होते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है। एज अ रिजल्ट, इससे कैपिटल इनफ्लो इंक्रीज हो सकता है। वेल, इन चीजों के सिर्फ फायदा ही नहीं है, बल्कि कुछ कंसर्न्स भी पैदा होते हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि अगर ग्लोबल एडवाइजरी फर्म्स का रोल ज्यादा हो जाए तो इकोनॉमिक पॉलिसी पर इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस आ सकता है। इंटरनेशनल फर्म्स का प्रॉफिट का लार्ज पोर्शन कंट्री से बाहर भी चला जाता है, यानी एडवाइजरी फीस फॉरेन हेडक्वार्टर्स को ट्रांसफर हो जाते हैं। कभी कभी एडवाइजरी फर्म्स गवर्नमेंट को पब्लिक एसेट्स प्राइवेटाइज करने की एडवाइस भी देते हैं। अगर रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग ना हो तो पब्लिक एसेट्स प्राइवेट कंट्रोल में भी चले जाते हैं। अब सवाल आता है कि क्या रॉथशाइल्ड को इंडिया में आना चाहिए? वेल, इसका आंसर सिंपल यस या नो में नहीं है। ज्यादातर इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग ग्लोबल फाइनेंशियल फर्म्स का एंट्री तब बेनिफिशियल होता है जब कुछ ऐसे सिचुएशंस हो, लाइक स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन हो, ट्रांसपेरेंट डील्स हो, नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए जा सके। और अगर अभी आप देखो तो इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम ऑलरेडी ग्लोबल बैंक्स के साथ काम करता है। कुछ ऐसे ग्लोबल बैंक्स हैं जैसे कि गोल्डमैन सैच, मॉर्गन स्टैनली और जेपी मॉर्गन चेस। इसलिए रॉथशाइल्ड का आना इंडिया में अनयूजुअल तो नहीं लगता। ये ग्लोबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम का एक नॉर्मल पार्ट बनकर उभरता है। हिस्ट्री से एक चीज तो क्लियर है, रॉथशाइल्ड जैसे फाइनेंशियल नेटवर्क्स कभी-कभी कंट्रीज को इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ के लिए कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर डेट या फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस अनकंट्रोल हो जाए तो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती है। इसलिए किसी भी कंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रेगुलेशन और पॉलिसी को कंट्रोल करना। अगर इंडिया अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है तो ग्लोबल फाइनेंशियल फर्म्स के साथ
पार्टनरशिप इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सकता है, लेकिन अगर पॉलिसीज वीक हो जाए तो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस का बैलेंस चेंज भी हो सकता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि रॉथस्चाइल्ड का इंडिया में आना एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन भी। फिर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।